बच्चों, सभी को राधे राधे। रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे लेंस निर्माता सूत्र या पतले लेंस से अपवर्तन का समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर या फिर लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे किरण चित्र। किरण चित्र को ध्यान से समझ लेना सभी। एक पतला उत्तल लेंस लिया हमने, जिसको अभी सारी लेंस के बारे में भी जाना जाता है। जिन विद्यार्थियों ने लेंस के बारे में नहीं पढ़ा वो पिछले वीडियो में जाकर देख ले। एक पतला उत्तल लेंस है जो दो गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है। एक पृष्ठ का नाम दे दिया हमने ए बी और दूसरे का नाम दे दिया सी और डी। ठीक, लेंस के दोनों तरफ क्या भरा हुआ है? वायु भरी हुई है, जिसका अपवर्तनांक हम क्या मान लेते हैं? n1। और इधर भी अपवर्तनांक कितना? n1। ये आपका ग्लास है, जिसका अपवर्तनांक कितना रहेगा? n2 रहेगा। ठीक है, इसका अपवर्तनांक हो गया n2। इसके मुख्य अक्ष पर O एक बिंब लिया, बिंब से प्रकाश की पहली किरण अभिलंबवत आपतित हुई, बिना विचलित हुए क्या हो गई? सीधी चली गई। दूसरी प्रकाश किरण पृष्ठ AB पर आपतित होगी। पृष्ठ AB के द्वारा O का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर मिलेगा? हमको इस वाले बिंदु पर मिलेगा। इसका नाम हमने क्या दे दिया? I1। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो पृष्ठ AB है उस पृष्ठ AB की वक्रता त्रिज्या R1 है। ठीक है, पृष्ठ CD की वक्रता त्रिज्या क्या हो गई? R2 हो गई। पृष्ठ AB के लिए O किसका कार्य करता है? बिंब का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? I1 पर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका U, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा V1। तो हम लिखेंगे पृष्ठ AB के लिए ठीक, बिंब कौन है? O है। प्रतिबिंब का कार्य कौन करेगा? तो प्रतिबिंब का कार्य कौन करेगा? I1। ठीक, पृष्ठ AB के लिए O बिंब का कार्य करेगा। पृष्ठ AB के द्वारा O का प्रतिबिंब कहां बनेगा? I1 पर बनेगा, जिसकी दूरी हमने U और कितनी मान ली? V1 मान ली। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र क्या था? पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लेना। n2 - n1 अपॉन में r बराबर n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u से। इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहां पर हम मान रखेंगे तो n2 - n1 अपॉन r। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने कितनी मानी? R1। तो r की जगह क्या आ जाएगा? R1 बराबर n2 का n2, v का मतलब प्रतिबिंब। पृष्ठ AB के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? I1 पर, जिसकी दूरी कितनी है? V1। तो v की जगह क्या आ जाएगा आपका? V1 माइनस n1 का n1 रहेगा और u का मतलब बिंब। पृष्ठ AB के लिए बिंब कहां पर है? O पर, और बिंब की दूरी कितनी है? u है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? u। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने पृष्ठ AB के लिए अपवर्तन का समीकरण प्राप्त कर लिया कि पृष्ठ AB के द्वारा जो अपवर्तन होगा उसका समीकरण ही होगा। अब जो I1 है वो पृष्ठ CD के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। ठीक है, जो I1 है
पृष्ठ CD के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा और जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ CD के द्वारा कहां पर प्राप्त होगा, I पर प्राप्त होगा, जिसकी दूरी हम कितना मान लेते हैं, यहां से यहां तक कितनी मान ली, V। तो इस प्रकार AB के लिए हमने अपवर्तन का समीकरण प्राप्त किया, ठीक उसी प्रकार से हम पृष्ठ CD के लिए भी अपवर्तन का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ CD के लिए पृष्ठ CD के लिए बिंब का कार्य कौन कर रहा है, आभासी बिंब हो गया, ठीक है। तो आभासी बिंब में बिंब का कार्य कौन कर रहा है, तो बिंब का कार्य I1 कर रहा है, तो ये हो गया आपका I1। जिसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हो रहा है, तो जिसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा कहां पर, I पर, तो ये हो गया I पर। फिर से पुनः n2 माइनस n1 अपॉन r बराबर n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u से, ठीक। लेकिन यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि जो प्रकाश किरण, पहले वाले प्रश्न में जो प्रकाश किरण है वो n1 से कहां जा रहा था, n2 में जा रहा था, ये आपका n2 है। n1 से कहां जा रहा था, n2 में। लेकिन दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, पृष्ठ CD के लिए जो प्रकाश किरण है वो n2 से कहां जा रहा है, n1 में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगेगा, वो प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से जहां n1 है वहां n2 आ जाएगा और जहां n2 है वहां क्या आ जाएगा, n1। उसका कारण समझिएगा कि पृष्ठ AB के लिए जो प्रकाश किरण है वो n1 से कहां जा रहा है, n2 में। तो जहां n2 था वहां n2 रख दिया, जहां n1 n1 हो गया। लेकिन पृष्ठ CD के लिए जो प्रकाश किरण है वो n2 से n1 में जा रहा है, ठीक है, व्युत्क्रम हो गया। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से फिर हम क्या करेंगे कि जहां n2 है वहां पर अपने को n1 रखना और जहां n1 है वहां पर n2। तो उसके लिए हम लिख देंगे पृष्ठ CD के लिए, पृष्ठ CD के लिए प्रकाश किरण n2 से कहां जा रहा, n1 में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखें। पृष्ठ CD के लिए प्रकाश किरण n2 से n1 में प्रवेश कर रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो हमारा गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का जो समीकरण है, ठीक है, उसमें n2 की जगह n1 रखेंगे और n1 की जगह क्या रखेंगे, n2। तो क्या समीकरण था, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, n2 माइनस n1 अपॉन में r बराबर n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। इस सूत्र है, ठीक, जो मैंने पिछले वीडियो में सिद्ध करवा दिया। अब इसी से हम क्या करेंगे, जहां n2 है वहां तो हमने क्या रखा, n1, और माइनस जहां n1 है वहां क्या रखेंगे, n2। हो गया, n1 की जगह n2 और n2 की जगह n1, क्योंकि पृष्ठ CD के लिए प्रकाश किरण n2 से कहां प्रवेश कर रहा है, n1 में। अब अपॉन में r, तो पृष्ठ CD के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी मानी हमने, r2, तो ये होगा आपका r2। उसके बाद फिर n2, तो n2 की जगह क्या आ जाएगा, n1 अपॉन में क्या है, v, यानी प्रतिबिंब। पृष्ठ CD के लिए प्रतिबिंब कहां पर है, I, और I की दूरी कितनी है, v। तो यहां आ जाएगा आपका v माइनस का माइनस, n1 की जगह क्या आएगा, n2 और अपॉन में u यानी बिंब। तो बिंब कौन है पृष्ठ CD के लिए, I1 है, I1 की दूरी कितनी है, देखो v1। तो यहां आ जाएगा आपका v1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से सिंपल सा ये हमने किरण चित्र बनाया, इसका दूरी दूरी बताने के बाद पृष्ठ AB के लिए बिंब ये रहेगा, प्रतिबिंब ये रहेगा। अब चूंकि पृष्ठ AB में जो प्रकाश किरण वो n1 से कहां जा रहा है, n2 में, ठीक। पृष्ठ CD के लिए जब हम बात करेंगे तो I1 आभासी बिंब का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब कहां मिलेगा, I पर। लेकिन इस पृष्ठ CD के लिए जो प्रकाश किरण है वो n2 से कहां जा रहा है, n1 में। इसलिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से जहां n1 है वहां n2 आ जाएगा, जहां n2 है वहां क्या आ जाएगा, n1 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तन का समीकरण क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब चूंकि दोनों पृष्ठों को मिलाकर लेंस का निर्माण किया गया, तो हम भी क्या करेंगे, जो आपका समीकरण 1 है और समीकरण 2 दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर
दोनों को प्लस कर दो तो पहला समीकरण क्या है, ये देखो ठीक, इसको मैं यहाँ पे लिखा, अब इसका काम हो गया, इसको मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ ठीक। ये किरण चित्र आप देख, तो किरण चित्र बनाने के बाद दोनों पृष्ठों के लिए हमने अपवर्तन का समीकरण प्राप्त किया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्लस करने पर समीकरण 1 का LHS क्या है, n2 माइनस n1 अपॉन में क्या हो गया r1, प्लस समीकरण 2 का n1 माइनस n2 अपॉन में क्या हो गया r2 बराबर समीकरण 1 में RHS क्या है, n2 अपॉन v1 और माइनस n1 अपॉन u ठीक। ये हो गया समीकरण 1 का RHS। समीकरण 2 का क्या है, प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v1 ये हो गया। अब यहां देखो क्या कैंसिल हो रहा है, n2 अपॉन v1 प्लस का n2 अपॉन v1 माइनस का, तो इससे तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो n2 माइनस n1 अपॉन में r1 ठीक, और इसमें इन दोनों में से हमने माइनस को क्या ले लिया कॉमन, और माइनस कॉमन लेने पर क्या हुआ कि ये n1 माइनस n2 क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन में क्या हो गया r2 ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा आपके पास, n1 अपॉन v और ये हो जाएगा माइनस n1 अपॉन u। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से n2 माइनस n1 हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन r1, इस वाले में बचेगा माइनस 1 अपॉन r2, और बराबर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, n1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये देख लो ठीक। दोनों समीकरण को प्लस किया, जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिया। इन दोनों में से इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया ताकि ये भी क्या बन जाए, n2 माइनस n1। इन दोनों में से n2 माइनस n1 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन r1, यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 अपॉन r2, और यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, n1 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। n1 को पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाओ, n1 को पक्षांतरण करके इधर लेके आओ, तो क्या आएगा आपके पास, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 और अपॉन में क्या हो गया n1, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 ठीक। और इधर आपके पास क्या बचेगा, इधर बचा आपके पास 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये इक्वेशन है। अब इसको n2 अपॉन में n1 माइनस n1 अपॉन में n1 ठीक, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u ठीक। अब यहाँ से तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस का 1, n1 से n1 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब माना कि ठीक, एक स्टेप मान के चलना, माना कि जो बिंब है अनंत पर है, कहां पर है, अनंत पर है, अर्थात बिंब की दूरी को कैसे दर्शाते u, और u कहां पर है, अनंत पर। तो मैंने प्रतिबिंब निर्माण में आपको बताया था कि जब भी बिंब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, ये फिक्स है ठीक है। तो अगर u अनंत पर है तो v यानी प्रतिबिंब की दूरी कहां पर होगी, f पर ठीक है। तो हम क्या करेंगे, u अनंत पर माना तो v बराबर कहां पर होगा, f पर, इस वाले में मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं, n to 1 माइनस 1 ठीक है, n to 1 माइनस 1 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन ठीक। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन r1
माइनस 1/r2 और बराबर में 1/v, तो 1/v की जगह तो क्या हो गया f और माइनस 1/u, तो u की जगह क्या हो जाएगा, ये मान रख दे। अब ये हो गया आपका n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 और ये हो जाएगा आपका 1/f। ठीक, 1/∞ बराबर क्या होता है 0। ठीक है, क्योंकि 1/∞ बराबर 0। ठीक, तो ये 0। तो फाइनली 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया आपका। और इसे कहते हैं लेंस मेकर या लेंस निर्माता समीकरण या फिर सूत्र। याद रखिएगा 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, और यहीं से अपने को पता लगेगा कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है। तो जो लेंस की फोकस दूरी है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, माध्यम के अपवर्तनांक। ठीक, उसके अलावा वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो f के कारक, f को प्रभावित करने वाले कारक, फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, माध्यम की प्रकृति पर यानी माध्यम के अपवर्तनांक पर, वक्रता त्रिज्या पर और एक होगा आपका प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण का मतलब हो गया किस पर, तरंग दैर्घ्य पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस है। ठीक है, तो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, उसको उसकी फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो माध्यम के अपवर्तनांक होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, प्रकाश किरण होता है। ठीक, आप अगर किसी लेंस को वायु की जगह जल में रखो, जल के अंदर रख दिया आपने, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वायु की जगह जब जल लिया गया तो जल का अपवर्तनांक बढ़ गया, जल का अपवर्तनांक बढ़ने से उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक, लेकिन एक दर्पण, अगर दर्पण को आप वायु की जगह कहां रखोगे, जल के अंदर रखोगे, तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो माध्यम पर निर्भर करती है, लेकिन दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। अगर वायु में किसी दर्पण, मिरर की बात कर रहा हूं, अगर दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, अब अगर उस दर्पण को कहां रख दिया जाए, जल के अंदर रख दिया जाए, तो बताइए उस दर्पण की फोकस दूरी बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी, क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती, इसलिए दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, नियत रहेगी। लेकिन अगर उसी की दर्पण की जगह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी मान लो f है, ये 5 सेंटीमीटर, अब उसको कहां रख दिया, जल के अंदर रख दिया, तो इस वाले फार्मूले का यूज करके हम जब जल के अंदर उसकी फोकस दूरी निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि उस फोकस दूरी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी लेंस को जल में डुबोने पर, चाहे वो लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, किसी भी लेंस को जल में डुबोने पर या किसी भी लिक्विड में डुबोने पर, ठीक है, कोई सा भी द्रव, उसमें डुबोने पर उसकी फोकस दूरी हमेशा बढ़ेगी। और आगे हम देखेंगे कि अगर फोकस दूरी जो है, ठीक है, वो क्षमता के क्या होती है, लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती, यानी फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो आगे भी जब मैं लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका SI मात्रा, उसको प्रभावित करने वाले कारक, लेंस की क्षमता कैसे निकाली जाती है, जब ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। लेकिन याद रखिएगा दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, जबकि लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर करती है। लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसको किसी भी लिक्विड के अंदर डाल दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी हमेशा बढ़ेगी
और फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता जो कि डायोप्टर में मापी जाती है वो हमेशा क्या होगी, घटेगी। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हो गया आपका लेंस मेकर समीकरण, लेंस निर्माता समीकरण लिखिए, तो ये आपको लिखना और इस तरह से बहुत इजी डेरिवेशन। और इसी से अगर आपसे पूछा जाए कि भैया लेंस सूत्र की भी स्थापना कीजिए, तो यहीं से हम लेंस सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। ये वाला जो आपका इक्वेशन है ये वाला, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को आप कोई सा भी समीकरण 3 दे दो, इसको आप समीकरण 4 दे दो और इसका मान दे दो। इसका मान किसके बराबर है इसका, तो समीकरण 3 और 4 से, ठीक है। इसकी जगह जब आप यहां रखोगे तो 1/f = 1/v - 1/u, यानी लेंस निर्माता सूत्र से ही आप लेंस समीकरण सूत्र की भी स्थापना कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह इस वाले सेशन में हमने क्या देखा कि लेंस निर्माता समीकरण किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इसका एक इजीली आपको रे डायग्राम बनाना है। पृष्ठ AB के लिए आप अपवर्तन का समीकरण लगाएंगे, पृष्ठ CD के लिए लगाएंगे। पृष्ठ CD के लिए ध्यान रखिएगा प्रकाश किरण N2 से N1 में जा रहा है, इस वजह से जहां N2 है वहां N1 रखना है, और जहां N1 रखना है वहां पर, जहां N1 है वहां पर हम क्या रखेंगे, N2, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। और इस प्रकार से लेंस समीकरण प्राप्त हो जाएगा। लेंस समीकरण से हमने क्या सीखा कि जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी उसके आसपास चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, और लेंस की फोकस दूरी प्रकाश के रंग यानी तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करती है। जबकि दर्पण की जो फोकस दूरी है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करती, हाँ वक्रता त्रिज्या पर करती है, ठीक है। क्योंकि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो उसकी फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है, ठीक है। तो इसलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करेगी, ठीक, लेकिन माध्यम पर निर्भर नहीं करेगी। तो आज इस वाले सेशन में इतना बहुत है। कल फिर हम बात करेंगे कि दो पतले लेंसों को या दो से अधिक पतले लेंसों को परस्पर संयुक्त करके रख दिया जाए तो इस संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, इस संयोजन की संयुक्त क्षमता क्या होगी, इसका संयुक्त रेखीय आवर्धन क्या होगा, ठीक है। और इसी के साथ कल हम बात करेंगे कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इस पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और स्पेशली एमपीटी टेट वाले आप कर लें। इसके थ्योरी पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 by 1 में बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने विद्यार्थी जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको शेयर करिएगा, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अपडेट की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर मिलते हैं। सभी को राधे राधे।